पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चा है इस्लामिक बैंकिंग का। मैं आपको बताती चलूं कि पूरी दुनिया में लंदन को जैसे हब माना जाता है फाइनेंशियल एक्टिविटी का, उसको भी इस्लामिक बैंकिंग के जो उसका स्कोप था उसके बारे में आगे ही थी। और कई साल पहले, कई दिहाइयाँ पहले लंदन ने यह फैसला किया था कि वी विल ऑल्सो बी द हेड फॉर इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सोल्यूशंस। और आज हम देखते हैं कि एक बड़ी वॉल्यूम्स में वहाँ से ये काम किया जाता है। पाकिस्तान ने भी एक उसूली फ़ैसला किया है। 1 जनवरी 2026 तक हम देखते हैं कि पाकिस्तान का तमाम जो बैंकारी का निज़ाम है वो उसूली तौर पे इस्लामिक बैंकिंग की तरफ राइज होगा। ये जो ट्रांजिशन से हम गुजर रहे हैं इसमें समझना बहुत ज़रूरी है कि कन्वेंशनल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकारी में फ़र्क क्या है। कई लोगों के जहन में यह अभाव मौजूद है कि सिर्फ़ और सिर्फ इसके नाम मुख्तलिफ हैं लेकिन तरीक़ेकार एक ही है। तो उसूली तौर पर इन दोनों में क्या फ़र्क है, आइए ज़रा उस पर गुफ्तगू करते हैं। आज हम बात करेंगे इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से। हमारे साथ मौजूद हैं द हेड ऑफ इस्लामिक बैंकिंग एट द फैसल बैंक, जनाब मोहम्मद फैसल शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। आप मुझे ये बताइए कि सारे बैंकिंग सिस्टम में इस वक्त तैयारी है, साल से कम अरसा रह गया है, ये ट्रांजिशन करने में पाकिस्तान की बैंकिंग के निज़ाम के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? ये एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूँ, ये 2028 है, डेट 2028, अभी 3 साल बाकी हैं। 3 साल हो गए जी, 3 साल का वक्त है हमारे पास। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकारी की ग्रोथ देखते हैं ना, तो उससे ज़ाहिरी बात है कि चैलेंज तो है ये, लेकिन उस चैलेंज को मीट करने के लिए हमारे पास मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक अब तैयारी मौजूद है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि 2003 में जब इस्लामिक बैंकारी का आगाज़ पाकिस्तान में हुआ था तो 2001 से स्टार्ट हुआ था, तो स्टेट बैंक ने पहली दफ़ा फिगर्स जारी किए थे 2003 में, तो स्टेट बैंक की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। तो उस ज़माने में एसेट्स का साइज़, इस्लामिक बैंकिंग के जो एसेट्स थे वो 13 बिलियन थे खाली, और 10 साल के बाद उनका जो साइज़ था वो 1 ट्रिलियन पे पहुंचा और आज उसका साइज़ 11 ट्रिलियन पे जा चुका है। तो उससे आप अंदाज़ा कर सकती हैं कि ग्रोथ माशाल्लाह तकरीबन। अच्छा, इसमें थोड़ी सी इंसाइट्स भी दीजिएगा फैसल साहब, क्योंकि अभी भी हम मानते हैं कि पाकिस्तान की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बैंकारी के निज़ाम से बाहर है। तो कई लोगों के जहन में जो खदशात थे, जो अभाम था कन्वेंशनल बैंकिंग को लेके कि वो सूद का कारोबार नहीं करना चाहते एट्सेट्रा, क्या उसको एड्रेस किया है? यानी जो आप वॉल्यूम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, क्या इसमें तनासुब क्या है उन लोगों का जो कन्वेंशनल बैंकारी से इस्लामिक बैंकारी की तरफ मुतवज्जे हुए हैं, या जो न्यू बैंकर्स थे एंड दे हैव गॉन डायरेक्टली इनटू द इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम? इसको हम गौर इस तरह से कर सकते हैं कि हम देखेंगे पाकिस्तान में जो लोगों की जो अकाउंट होल्डर्स की जो तादाद है वो बढ़ कैसे रही है। क्या वो सिर्फ और सिर्फ आपकी यानी कि तनासुब वही है और नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, सिर्फ कन्वर्ट हो रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2013 में कैप स्टडी कराई थी, नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड प्रेफरेंसेस जो लोगों के थे, तो उसके अंदर ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे सामने आई थी कि पाकिस्तान में तकरीबन 90% लोग वो कन्वेंशनल बैंकिंग को हराम समझते हैं और चुनाचे उसकी वजह से ही काफ़ी दफ़ा वो बैंकारी निज़ाम में आना पसंद नहीं करते बिकॉज ऑफ ये इनसाइट है, कंज्यूमर इनसाइट। जी, 2013 की जो स्टेट बैंक की वेबसाइट पे आप ये नंबर्स आपको मिल जाएंगे। 94% लोगों ने कहा था कि हम इंटरेस्ट को हराम समझते हैं, उसमें से 90% लोगों ने कहा था कि जो कन्वेंशनल बैंकिंग है वो हराम होती है। तो अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान में जो फाइनेंशियल बहुत बड़ी डिमांड मौजूद थी एक ऐसे शरिया कंप्लाइंट बैंकारी निज़ाम की जिसमें लोगों के इस अभाम को वो एड्रेस किया जा सके और लोग बैंकारी का हिस्सा बन सकें। अब मुझे बताइए, जो टूल्स की हम बात करते हैं, जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं, हम ये देख सकते हैं कि चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो घर के लिए आपको लोन लेना हो, कारोबार के लिए लोन लेना हो, इन सब के लिए आपके पास इस्लामिक बैंकिंग प्रोडक्ट्स मौजूद हैं इस वक्त मार्केट में। जी बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आज की तारीख में यानी कि 2025 में हम बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक बैंकिंग इस वक्त किसी भी, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो हुकूमत हो, उसकी तमाम तरीन ज़रूरत के लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। हाँ, ये बात सही है कि हमेशा दुनिया में हमेशा किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, इंसान के बनाए हुए निज़ाम में हमेशा होती है। ज़ाहिर है कि हम जो उसूल फॉलो कर रहे हैं वो तो कुरान और हदीस से हमने लिए हैं, लेकिन उसके बाद जो प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं उनमें तो आपको पता है कि हर वक्त खूब से खूब तर की तलाश रहती है। तो इस वक्त हाउसिंग फाइनेंस भी अवेलेबल है, आप गाड़ी के लिए आप फाइनेंसिंग चाहते हैं तब भी अवेलेबल है, अगर आप एक सेविंग करना चाहते हैं तो अवेलेबल है। जी, म्यूचुअल फंड इस्लामिक, बल्कि मैं आपको अजीब सी एक कई लोगों को पता नहीं है ये बात कि पाकिस्तान में जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसका तकरीबन 50% हिस्सा इस्लामिक हो चुका है तकरीबन। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि डिमांड माशाल्लाह जिसको कहते हैं ना बहुत तेज़ है। और जैसे जैसे लोगों की ये जो कुछ गलत फहमियाँ हैं लोगों को ना, असल में लोग कई दफ़ा समझते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग प्रोडक्ट मुझे देखने में एक जैसी लगती है। तो देखिए, ये तो हर प्रोडक्ट तकरीबन ऐसा होता है कि जब आपकी प्रोडक्ट की जो सामने से आपकी ज़रूरत होती है वो तो पूरी हो रही होती है, उसके पीछे जो प्रोसेस होता है
वो इम्पॉर्टेंट होता है। अच्छा सर, इसमें दो मेरे उसूली से सवाल थे। जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी इस बात पे सर्वेज़ में रिस्पॉन्ड कर चुकी है कि वो सूदी निज़ाम से दूर रहना चाहती है। अगर मैं सेविंग अकाउंट्स की तरफ देखती हूँ, करंट अकाउंट्स की तरफ देखती हूँ, तो आप इस्लामिक बैंकिंग में उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट कहते हैं। लेकिन कोई भी शख्स बैंक में अपना पैसा रख के उसके ऊपर नुकसान तो चाहेगा नहीं, तो लॉस तो होता नहीं है। तभी लोग कहते हैं कि सिर्फ नाम तब्दील कर दिया गया है, आपको उसी तरह सूद मिल रहा है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि कई लोग से पूछता हूँ मैं कि जब ये सवाल मुझसे करते हैं, मैं कहता हूँ आप गाड़ी चलाते हो? कहते जी चलाते हैं। मैंने कहा कभी आपने टिका के गाड़ी का एक्सीडेंट किया कि तबाह कर दी गाड़ी बिल्कुल? कहते हैं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो नहीं हुआ। तो मैंने कहा फिर यार मतलब छोटी मोटी लग जाती होगी वो ठीक है, लेकिन कभी पूरी गाड़ी तो कहने नहीं अल्लाह का शुक्र ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मैंने कहा देखिए इसका ये मतलब नहीं है कि आप गाड़ी सड़क पर नहीं चलाते, ठीक है ना। देखिए बात ये है कि हम जो लोगों के पैसे लेते हैं सबसे बड़ा उसकी रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ख़ास तरीके से की जाती है। इस्लामिक बैंकिंग में तो हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि लॉस का इम्कान होता है। तो हम सबसे पहले इवन एक शख्स हमारे पास 1 लाख रुपए भी जमा कराता है तो हमारे पास जो पूल ऑफ एसेट्स होता है कभी भी उसके पैसे एक जगह पे नहीं रखे जाते, उसके पैसे पूरे के पूरे पूल पे स्प्रेड कर दिए जाते हैं। उसमें तो आप यूँ समझ लीजिए जैसे आपके नुकसान के इम्कानात सबसे ज़्यादा कम रखने की कोशिश की नंबर 1 फैसल बैंक में मेरा ताल्लुक है, आपको पता हमने कन्वर्जन की है, तो हमारे कस्टमर्स को तकरीबन 1000 आप समझ लें कम से कम हमारे पूल में एसेट्स मौजूद है। तो आपका जो 1 लाख रुपया है वो 1000 से ज़्यादा लोगों में तकसीम हो जाता है। तो यानी एक जगह नुकसान हुआ भी तो आपका नुकसान काफी कहीं से नफ़ा होता है, कहीं तो वो मिल मिला के ना आखिर में नफ़ा कम ज़रूर हो सकता है, लॉस के इम्कानात नहीं होते, लेकिन बहरहाल इम्कानात तो हैं अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा मामला हुआ। लेकिन बैंक जिस तरीके की अपनी ये टेक्निक्स यूज़ करता है, इसकी मिसाल हमारे सामने मौजूद है। जब कोविड आया तो यकायक हमने, चाहे आपने इस्लामिक बैंक से लोन लिया हो, चाहे आपने इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स में पैसे जमा कराए हों, क्योंकि वो एक ऐसी यूनिवर्सल हकीकत थी, हम सब ने नुकसान को सहा है। अच्छा, एक और बड़ा अहम सवाल कि हम देखते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बैंकिंग ऑन इक्वालिटी यानी ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को फाइनेंशियल इंक्लूजन और बैंकारी के निज़ाम में लाने की तरगीब दी जा रही है और ज़रूरी भी है। 50% से ज़्यादा पाकिस्तान की जो आबादी का आबादी है वो ख़वातीन पर मुश्तमिल है। फैसल साहब, यहाँ पे भी अब हम मौजूद है। लोग ये समझते हैं कि अब देखिए एक घरेलू खातून, अगर खातून खाना की बात की जाए, उसके लिए बड़ा अहम है कि जब वो किसी भी बैंक की ब्रांच में जाए तो उसकी हैंड होल्डिंग हो सके, उसको आराम से चीज़ें समझाई जा सकें। इस्लामिक बैंकारी की तरफ स्विच करते हुए हम ये अनफॉर्चुनेटली देख रहे हैं कि कॉन्टैक्ट स्टाफ में ख़वातीन या फिर जो बैंकिंग प्रोफेशनल ख़वातीन हैं उनका नंबर कम होता जा रहा है। क्या वजह है इसकी? अच्छा, मैं इससे थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा। मैं आपको फैसल बैंक के बारे में बता दूँ कि इस वक्त इंडस्ट्री का सबसे हाईएस्ट रेशो हमारे पास है ख़वातीन। अच्छा, ठीक है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, मैं आपको बहुत ही एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ। मैं खुद, मुझे 25वां साल चल रहा है और मैं खुद काउंटर पर बैठ चुका हूँ। हमारी जो सबसे ज़्यादा कस्टमर है वो ख़वातीन खाना है। कई लोगों ने आके हमसे कहा कि मैं क्यों आया हूँ इस्लामिक बैंकिंग, या मेरी बीवी मुझसे कहती है, वो सुबह शाम मुझसे कहती है अपना अकाउंट ट्रांसफर कराओ, मैं बच्चों को जो है ना, मैं नहीं, वो तो डिसीजन मेकिंग में मैं बता रहा हूँ, मैं वही आपसे बता रहा हूँ कि दिन में जब हमारे पास जो ख़वातीन आती हैं बिल्कुल उनके लिए, बल्कि अब तो हम डेडिकेटेड ब्रांचेस बना रहे हैं, अपने ब्रांचेस में फ्लोर्स बना रहे हैं कि जो ख़वातीन आती हैं अब उन्हें बच्चों के साथ अगर वो तशरीफ़ लाती हैं अपने हमारी ब्रांचेस में, तो बच्चों को आराम से बिठाकर अपनी जो ज़रूरियात हैं उसको पूरा कर सकें। और उसके अलावा हमने ख़वातीन के लिए स्पेशल अकाउंट्स जो है ना वो बहुत आसानी से खुल जाते हैं। जी, बहुत आसानी से खुल जाते हैं। ग्रोथ रेशो है फैसल साहब, ये जरूर बहुत अच्छा है, ग्रोथ रेशो बहुत रेशो है। मेरे पास इंडस्ट्री के फिगर स्टेट बैंक ने कुछ अलग से जारी नहीं किए हुए, तो मेरे पास इंडस्ट्री के फिगर्स नहीं है। बात ये है कि पहले जो खातून खाना को अगर अकाउंट खोलना होता था तो अपने हस्बैंड से रिलेटेड बहुत सारे दस्तावेज़ात जमा कराने होते थे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये आसानी की है कि आप घर बैठे भी डिजिटल अकाउंट खोल सकती हैं। बहुत कम दस्तावेज़ात इसके लिए रिक्वायर्ड है, जिसके बाद हम देखते हैं कि बड़ी शरह में ख़वातीन अपने बैंक अकाउंट्स खोल रही हैं। फैसल साहब, अगर एक खातून खाना है, शी इज़ हैंडलिंग मनी, लेकिन उसका डायरेक्ट कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनके लिए क्या क्या सेविंग, इन्वेस्टमेंट और बैंकारी ऑप्शंस मौजूद हैं? मैं बताऊँ, पूरी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनके पास। हमारे पास सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में वो अपनी बचतें रख सकती हैं। उसके ऊपर वो जो हमारा डेबिट कार्ड होता है उसके ऊपर वो डिस्काउंट्स भी ले सकती हैं, जो ख़वातीन स्पेसिफिक हैं। जो ख़वातीन जिन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं उन चीज़ों पर स्पेसिफिक डिस्काउंट्स भी अवेलेबल हैं। फिर इसी तरह से हमारे पास, उनके पास अगर किसी के पास इतने पैसे हैं कि उसको फिक्स इनकम में रखा के, फिक्स इनकम में बना दिया कि फ़िक्स टर्म के लिए रखा के हलाल मुनाफा हासिल करना चाहती है। ज़ाहिर हमारा रेट तो फिक्स होता नहीं है, हर महीने नया रेट आता है, तो वो अपनी इसके ऊपर बचतों के ऊपर एक अच्छा मुनाफा भी हासिल कर सकती हैं। इसी तरीके से बाकी सहूलियात भी हासिल
हासिल कर सकते हैं। फैसल साहब, मुझे पेंशन फ़ंड्स के बारे में बताइएगा, क्योंकि पाकिस्तान में मौजूद कई जो मिडिल करियर प्रोफेशनल्स हैं वो इस बात पे ज़रूर परेशान होते हैं कि जब वो रिटायर हो जाएंगे या जब उनके पास इस तरह ज़िम्मेदारियाँ यकीनन बढ़ेंगी लेकिन सोर्स ऑफ इनकम कम हो जाएगी या वो कमा नहीं रहे होंगे, तो वो प्लान करना चाहते हैं, अपने आप को फ्यूचर प्रूफ करना चाहते हैं। कुछ इस तरह के प्रोग्राम जो हमारे एल्डरली लोगों के लिए हों, या वो जो लोग 50 की दिहाई में हैं और 10 साल अगले सेविंग करना चाहते हैं। देखिए, इसके अंदर दोनों प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। बैंकों में भी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा जैसे भी आपने खुद जिक्र किया, पेंशन फंड्स अवेलेबल हैं। इस वक्त जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, बल्कि इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड्स हैं वो इस्लामिक ही हैं, कन्वेंशनल नहीं है। तो उनके अंदर स्पेसिफिक पेंशन फंड्स की प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। उसके अंदर ये भी अवेलेबल है कि अगर आप चाहते हैं कि आप कम रिस्क लें तो कम रिस्क लें, अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा बेहतर रिस्क लेके बेहतर रिटर्न हासिल कर सकें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरा मशवरा लोगों के लिए ये होगा कि वो अपनी करीब तरीन ब्रांच से कॉन्टैक्ट करें, इस्लामिक ब्रांच से, जो इस्लामिक बैंकों की ब्रांचें हैं। हमारे यहाँ 6 डेडिकेटेड इस्लामिक बैंक्स हैं, तो उसके अंदर आप किसी भी बैंक में जाकर वहाँ पर पता कर सकते हैं। सबके पास इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं, उनके पास जाके अपनी ज़रूरत के हिसाब से। और ख़्याल रखें कि देखें, सबसे ज़्यादा बात ना एक तो ये है कि वहाँ जाएं, मशवरा करें, और कुछ अपने जिन लोगों पे आपका एतमाद है, जो हम सब कराची में या बड़े शहरों में जो लोग रहते हैं उनके पास कुछ ना कुछ ऐसे ज़रूर लोग मौजूद होते हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हैं, तो उनसे ज़रूर खासतौर पर इस्लामी बैंकारी से लोग वाबस्ता है, सलाह मशवरा करें। थोड़ा सा हमारे यहाँ ये होता है कि बाज़ दफ़ा लोग जल्दबाजी कर लेते हैं और वो ये देखते नहीं हैं कि उनकी ज़रूरत क्या है। कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि देखें, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो कि यूँ समझिए कि हाई रिस्क नहीं लेना चाहिए, उनको कभी भी नहीं लेना चाहिए, तो वो इस चक्कर में कि मुनाफा वहाँ बेहतर है वहाँ चले जाते हैं, तो बाज़ दफ़ा उनको परेशानी होती है। तो इसलिए मेरा मशवरा ये है कि नंबर 1 जाके पहले प्रोडक्ट्स देखें क्या क्या हैं, फिर उसके बाद उनके बारे में ज़रा सा सलाह मशवरा लोगों से करने के बाद कोई डिसीजन लें। और मशवरे में हमेशा बरकत होती है, और ऐसे लोगों से लें जिनके बारे में उनको एतमाद हो कि हमसे मुखलिस है और सब चीज़ें हैं, तो उसके साथ काम। फैसल साहब, एक बड़ा अहम सवाल मैं देखती हूँ कि पाकिस्तान में हर ज़रूरत के लिए आप बैंक से कर्ज़ा ले सकते हैं, चाहे अगर आपने घर बनाना हो, कारोबार में आपको ज़रूरत हो, आपने नई गाड़ी लेनी है, उसके लिए कर्ज़ा मिल सकता है। मैं हमेशा जानना चाहती हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ इतनी बड़ी यूथ का प्रोपोर्शन है, व्हाई इज़ इट दैट वी डोंट हैव अ रोबस्ट स्टूडेंट लोन सिस्टम? देखिए, इसके अंदर जो है स्टूडेंट लोन्स जो है वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल बहुत कम है, किसी एक आध जगह पे अवेलेबल होगी। असल में हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है ना वो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ का एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है कि आपके पास जो भी प्रोडक्ट आप करने जा रहे हों उसके लिए पीछे एक पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो जो उसको सपोर्ट करे। तो यहाँ पर मेरी दरख्वास्त मैं समझता हूँ हुकूमती इदारों से होगी कि इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मुहैया करना वो एक हुकूमती इक़दामात के तहत ही अवेलेबल होता है। किसी एक इंडिविजुअल इदारे के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना मुश्किल है। और लेकिन उसके अंदर क्या गैप्स मौजूद हैं, अगर मैं आपसे देखिए, सबसे ज़्यादा जो बात होती है ना वो ये होती है कि जो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स आ रहे हैं फाइनेंसिंग के लिए अगर आ रहे हैं, तो नंबर 1 उनके जो वालिदैन की इनकम है उसको ज़रा देखना पड़ता है, और फिर आगे चल के यूनिवर्सिटी के साथ जो उसकी रिलेशनशिप है कि आपकी फॉर एग्जांपल अगर आप किसी यूनिवर्सिटी को पे कर रहे हैं तो वहाँ पर वो देखने की ज़रूरत होती है कि अगर बिलफर्ज अगर वो स्टूडेंट ना पे कर पाया तो फिर क्या होगा। देखिए, हमारे पास जो पैसे हैं वो हमारे यहाँ अपने तो नहीं हैं, डिपॉजिटर्स के पैसे हैं, तो डिपॉजिटर के पैसों से हम इस तरह से कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे खुदा न खासा उन डिपॉजिटर के पैसों को कोई रिस्क रहा हो। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। पाकिस्तान जहाँ पे 70% आबादी 25 साल की उम्र से कम है और यकीनन ये बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं, आला तालीम के एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर होता है, तो अगर हम ऐसा एक फ़ाल निज़ाम बना सकें कि ये स्टूडेंट्स जिस तरह दुनिया के बहुत सारे ममालिक में होता है, आप कैनेडा में देखें, UK में देखें, हमारे जो बड़ी मेरे ख्याल में होनहार स्टूडेंट्स वहाँ पर जाते हैं, बहुत कम के पास ये गुंजाइश मौजूद होती है कि वो अपनी पूरी एजुकेशन सपोर्ट कर पाए, तो बड़ी आसानी से लोन लेकर फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता अदा करते हैं। अगर यही सहूलत उनको पाकिस्तान में मिले तो यकीनन एक बहुत बड़ा तबका आला तालीम से महरूम भी ना रहे और यकीनन इसमें बैंकारी वैसे मैं आपको बताऊं कि जो जितने भी इस्लामी बैंक्स हैं उनके पास CSR प्रोग्राम्स हैं, तो वो फाइनेंसिंग तो नहीं, लेकिन अभी जैसे मैं आपको फैसल बैंक में बताऊं कि हम लोग पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करते हैं, और उनके जो स्टूडेंट्स हैं, जो नीडी स्टूडेंट्स हैं और जो मेरिट पे भी हैं, 2 प्रोग्राम्स होते हैं, एक होता है कि नीड एंड मेरिट दोनों साथ साथ, तो वो हम उनको अपने पास से फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि उसमें कोई, बल्कि इनफैक्ट वो तो जो फाइनेंसिंग कर्ज हंसना भी उसको आप यूँ समझ लें कि हमारे पास तो ग्रांट हो जाती है, उसके बाद यूनिवर्सिटी का पर मसला होता है कि उसको कर्ज हंसने के तौर पे देना चाहे तो दे दे, या फिर अगर उसको वो स्टूडेंट को एज ए जिसको कहते हैं ना वैसे ही देना चाहे तो लेकिन मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि देखिए, अगर आपने कोई सहूलत या फैसिलिटी इस तरह की अवेल की है तो मज़ीद लोगों के लिए गुंजाइश पैदा हो, अगर आपको अल्लाह ताला साहिब तौफीक बनाए तो वो वापस ज़रूर करना चाहिए। स्टूडेंट से दरखास्त होगी कि जब एक दफ़ा आपको
ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो हमारी और हमारे जैसे दूसरे बैंक से उनकी मदद की वजह से पढ़ रहे हैं। तो जब वो पढ़ लें तो कुछ थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें। मैं आपको बताऊं, जो हमारे यहाँ डॉक्टर्स होते हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान में जो सरकारी जो इदारे हैं डॉक्टर, तो दुनिया की सबसे सस्ती एजुकेशन उनको मिल रही होती है। अभी मैं पढ़ रहा था कि 1000 पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो है ना, वो उनको यूएस में माशाल्लाह फेलोशिप मिली है। बहुत अच्छी बात है, वैसे तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप देखते हैं कि ये हम टैक्स पेयर्स ने उन बच्चों को पढ़ाया, और वो इसलिए पढ़ाया कि वो हमारे मुल्क में रह के हमारे लोगों की वो करें, लेकिन वो जा चुके हैं। अब मुझे नहीं पता उनमें से कितने वापस आएंगे। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि कोई ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए कि जो बच्चे इस तरह के प्रोग्राम से निकल के अच्छे, अल्लाह ताला ने उनको अच्छी जगह पे बैठाया है। ठीक है, मैं नहीं समझता कि हर डॉक्टर को बहुत अच्छी जॉब मिलती है, लेकिन मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूँ कि जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं तो वो अपने अल्मा मैटर को जो है ना, वो इस तरह कोई फंड बनाकर वहाँ पे वो काम करें। मैं आपको बताऊँ फैसल साहब, जितनी मेरी जानकारी, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, पाकिस्तानी डॉक्टर्स की पूरी दुनिया में एक साख है। ये स्पेशलिस्ट बनते हैं, चाहे अमेरिका हो, यूके हो, कनाडा हो, बेहतरीन पोजीशंस पे फायज होते हैं, और फिर पाकिस्तान के बड़े बड़े जो फिलांथ्रोपिक इदारे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनको ना सिर्फ सपोर्ट करते हैं, अपनी आल्मा मेटर को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। आई थिंक इट इज़ ऑल्सो टाइम, बात किसी और तरफ निकल गई, लेकिन हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो होनहार प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए हम सर्कमस्टांसेस भी ऐसे क्रिएट करें कि वो एक डिग्निफाइड तरीके से अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ पाएँ। मेरे ख्याल में दिल बर्दाश्ता वो तभी होते हैं जब इतनी मेहनत, इतनी सस्ती पढ़ाई के बावजूद फिर उनकी इनकम भी कब होती है, तो फिर दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। बट वंस अगेन आखिर में आपसे ये पूछना चाहूँगी, माई लास्ट क्वेश्चन टू यू, फॉर पीपल जिन्होंने कभी बैंकारी निज़ाम में कोई शमूलियत नहीं की है, आप उनको किस तरह राग़िब करेंगे या किस तरह कहेंगे कि इस्लामिक बैंक अकाउंट उनकी मुख्तलिफ ज़रूरियात को पूरा करेगा? इफ़ यू वांट टू टेल देम दैट। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि वो सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड लेकर आ जाएँ, सिर्फ शनाख्ती कार्ड, हाँ, ठीक है ना, और वो अपनी करीबी ब्रांच से कांटेक्ट करें। बेसिक बैंक अकाउंट में सिवाय शनाख्ती कार्ड और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और आजकल के ज़माने में मैं आपको बताऊँ कि अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आप शायद एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि जो भी काम, जब से जो ये रास्त आ गया है, स्टेट बैंक का बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है, आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हो, और आगे चल के इंशाल्लाह डिजिटल पेमेंट्स ही होंगी। तो आपको कोई भी बड़ी पेमेंट 10-12 हज़ार की पेमेंट करनी हो तो आप शायद कैश नहीं कर पाएंगे, आपको डिजिटल करनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ शनाख्ती कार्ड लेकर आएँ, बिला खौफ व ख़तर आएँ। लोग हमारे यहाँ थोड़ा घबराते हैं कि बैंक में क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप बैंक में आएँ, जो तमाम बैंकारी का अमला है वो आपको खुले हाथों से और खुले दिल के साथ आपका अकाउंट, आपको बिल्कुल आसानी के साथ आपका अकाउंट खोलेगा। हमारे यहाँ काफ़ी दफ़ा ना लोग सिर्फ घर में बैठ के परेशान होते रहते हैं कि पता नहीं ये होगा वो, कुछ भी नहीं होगा। आप सिर्फ शनाख्ती कार्ड, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेकर आ जाएं, और अपना जो बेसिक बैंक अकाउंट है, जिसको आसान अकाउंट भी कहा जाता है, तो वो आके अकाउंट खोल लें और उसमें आप अच्छी खासी ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। ज़बरदस्त। जिस तरह आप फेसबुक पे अगर थोड़े दिनों के बाद जाते हैं तो आपको हर चीज़ वहाँ पे नई नई लगती है और आप अपने आप को ओरिएंट कर सकते हैं, ये भी एक पहला कदम होगा आपका। और बिल्कुल सही फरमाया फैसल साहब ने कि अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो इस वक्त जो मौजूदा तर्ज़ ज़िंदगी है उसमें आपकी शमूलियत बहुत मुश्किल है। बहुत सारे फ़वाइद से, बहुत सारी चीज़ों से आप अपने आप को काट रहे हैं, अलग कर रहे हैं। सो बी अ पार्ट ऑफ दैट। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए।